मूवी के स्टार्टिंग में एक आदमी और उसकी बीवी माला खाना खा रहे थे। उसी टाइम माला को बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। माला अंदर चली गई। उसका पति खुद से बोला, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तो माला ने क्या सुना, फिर माला को ढूंढता हुआ गया। थोड़ा आगे जाते ही उसने देखा कि माला अपना हाथ काट कर खा रही थी। उसके बाद साइकिल पर एक आदमी चलते चलते रुक गया और एक पेड़ से टक्कर मार के अजीब ढंग से खुद की जान ले लेता है। फिर अगले सीन में दिखाया गया, एक नाई किसी आदमी की दाढ़ी बना रहा था, लेकिन काम करते करते उसका उस्तरा अपनी जगह से गायब हो गया था। तभी नाई ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची उसी के उस्तरे से बच्ची अपने ही हाथों से अपना कान काट कर खाने लगी। इस गांव में लोग अपनी जान खुद क्यों ले रहे थे, ये तो आगे ही पता चलता है। कहानी 1922 की चल रही है। इसके बाद गांव के सभी लोग मिलके राजा के पास गए। गांव वालों ने राजा को इन घटनाओं के बारे में बताते हुए बोला, ये क्या बला आ गई है गांव में, एक के बाद एक कोई न कोई अपनी जान से जा रहा है। तब राजा ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसका कोई हल ढूंढ लूंगा। इतना कह के राजा अपनी दादी के पास चला गया, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होगी। फिलहाल दादी बीमार थी। राजा ने अपनी दादी को पूरा किस्सा सुनाया। तब दादी ने हाथ उठा के एक संदूक की तरफ इशारा किया। राजा ने उस संदूक में से एक बॉक्स को बाहर निकाला। इसके बाद राजा खजाना लेकर एक घोड़े के साथ उस बॉक्स को लेकर चल पड़ा जंगल की तरफ। फिर सीन चेंज हुआ। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कुछ लोग इस लाश को जंगल के बाहर लेकर गए। इस गाँव के बाहर जंगल का इलाका शुरू होते ही एक सीमा बनाई हुई थी। उस सीमा को क्रॉस करते ही एक बूढ़ा आदमी कहता है, 2 मिनट से पहले हमें यहाँ से निकलना है। उस लाश को जंगल में ले जाकर ना दफनाया ना जलाया, ऐसी छोड़ के चले गए, क्योंकि इस जंगल में ऐसा राक्षस है जो बहुत खतरनाक है। इसके हवाले लाश को छोड़कर सभी लोग वहाँ से 2 मिनट के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद एक हाथ आया और लाश को खींच कर ले गया। इसके बाद मूवी का हीरो लिंगा को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्त के साथ दारू बना के बेचने का काम करता है और अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय करता है। दूसरी तरफ हम जमींदार बिराजू को देखते हैं, जो लोगों को पैसे ब्याज पे देने के साथ उनकी जमीनों के पेपर अपने पास रख लेता था। तभी एक आदमी जमींदार के पास आया। उसने कहा, मैं आपके सारे पैसे लेके आया हूँ। जमींदार पहले तो बड़ी इज्जत के साथ खाना खिलाता है, फिर कहता है, पैसे तो तुमने दे दिए, तो मुझसे जो भी पैसे लेकर जाता है उससे मैं अपने पैसे और जमीन दोनों ले लेता हूँ। अब जमीन के कागज तुम भूल जाओ। आदमी जबरदस्ती करता है अपने पेपर लेने के लिए। तभी जमींदार बिराजू का भाई उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार के उसकी लाश को गांव के बाहर जंगल में फिकवा देता है। इसके बाद गांव में फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरे गांव से एक कपल खुशी के मौके पर आए थे। शाम को अपने गांव जाने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकला, तभी उसकी बीवी ने जाने से मना कर दिया। लड़के ने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी। फिर उसके ससुर ने कहा कि तुम अब नहीं जा सकते। गाँव के रिवाज के हिसाब से रात को गाँव के बाहर बलि दी जाएगी, इसलिए आज मत जाओ, सुबह चले जाना। अपने ससुर की बात सुन के लड़का अंदर चला गया। रात को गांव के लोग अपने अपने घर के गेट लगाने के बाद 2 आदमी घूमते हैं। एक के हाथ में मशाल थी, दूसरे के मुंह में गोश्त का टुकड़ा। सिर पे रखी टोकरी में से चावल को बिखेरता हुआ जा रहा था। अगले दिन लिंगा की मुलाकात पड्डू से हुई, जो लिंगा के बचपन का प्यार था। लिंगा उसी वक्त पड्डू को प्रपोज करता है, पर पड्डू लिंगा को मना करने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर लिंगा रात को जब सोता है तो उसे डरावना सपना आया। सपने में उसने एक घोड़ा, तलवार, एक कंकाल, गुफा में किसी खतरनाक राक्षस को देखा। उसकी लाल आंखें थी। ये सपना लिंगा बचपन से बार बार देखता आया था। सपना देखने के बाद लिंगा घबरा के उठ गया। उसके बाद एक प्रेग्नेंट औरत और उसकी छोटी सी बच्ची दोनों कहीं जा रहे थे। तभी उसकी मुन्नी खेल खेल में पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसकी माँ ने खूब ढूंढा, लेकिन मुन्नी नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वही बूढ़ा आदमी दिखा, जो लाश को गाँव के सीमा के बाहर रख देता था। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, कहाँ जा रही हो, क्यों परेशान हो? तब उस औरत ने बोला, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई, काफी देर से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही। तो बूढ़े आदमी ने दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत हो, देखो थोड़ा आगे निकल गई होगी, मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, भूल के भी सीमा को पार मत कर देना। पर माँ तो माँ होती है। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसने सीमा को पार कर दिया। फिर बूढ़े आदमी को मुन्नी दिखाई दी। उसने मुन्नी से कहा, तुम यहाँ हो तो तुम्हारी माँ कहाँ है? तभी उसकी नजर गाँव के सीमा से आगे गई तो देखा कि मुन्नी की माँ खून में लथपथ पड़ी थी। इसके बाद गाँव का खतरनाक राक्षस उसे अपने साथ ले जाता है। सीन चेंज होता है। जमींदार बिराजू का भाई कुछ गुंडों के साथ एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाने की कोशिश करता है। तभी पड्डू आई, उन गुंडों को डरा धमका के लड़की को बचा लेती है। इस बारे में जब जमींदार बिराजू को पता चला तो उसे बेइज्जती महसूस हुई। तब बिराजू अपने भाई से कहता है, आज एक लड़की ने आवाज उठाई है हमारे खिलाफ, अगर उसे छोड़ दिया तो कल पूरा गाँव आवाज उठाएगा और हमसे कोई नहीं डरेगा। इसलिए आज के आज उस लड़की के साथ ऐसा कांड करो जिसे देख पूरे गाँव में से एक भी इंसान हमारे खिलाफ बोलना
न सके। रात को बिराजू का भाई बाली पड्डू के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता है, तभी लिंगा वहाँ आ गया। बाली को मार पीट के भगा दिया। इसके बाद पड्डू इमोशनल हो गई। अब लिंगा ने पड्डू को बचाया था तो पड्डू भी लिंगा से प्यार करने लगी। यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसके बाद एक लड़की को आत्मा ने जकड़ रखा था। साध्वी के पास कुछ लोग लड़की को लेकर गए तो साध्वी ने झाड़ फूक करके लड़की को ठीक कर दिया। इधर लिंगा अपनी शादी करने के लिए जिस लड़की से प्यार करता था उसके पापा के पास गया, अपने दोस्त और जिसने उसे पाला था। लिंगा बचपन से अनाथ था, इसलिए लिंगा इस आदमी की बहुत इज्जत करता था। उसी आदमी के साथ पड्डू का हाथ मांगने गया। तब उसके पापा ने बोला, मैं अपनी बेटी की शादी किसान से करवाऊंगा जो अच्छा खासा पैसा कमाता हो, लेकिन तुम्हारे पास तो दारू के अलावा कोई जमीन भी नहीं है। लिंगा कहता है, मेरे बाप दादा की 2 एकड़ जमीन पर बिराजू ने कब्जा कर रखा है। अगर मैं उससे अपनी जमीन के पेपर आपके हाथों में लाके दूं तो क्या तुम मेरी शादी अपनी बेटी से करवाओगे? इस बात को सुनते हुए पड्डू का पापा कहता है, बिराजू सीधा आदमी नहीं, एक बार किसी की जमीन पर वो कब्जा कर ले तो वो वापस किसी को नहीं देता। तुम कोशिश कर लो, अगर तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारी शादी करवा दूंगा पड्डू से। फिर लिंगा जमींदार के पास जाके कहता है, मेरे पुरखों की 2 एकड़ जमीन तुम्हारे पास है, आज अगर तुमने मेरी जमीन के पेपर नहीं दिए तो लड़ाई हो जाएगी। बिराजू लिंगा से कहता है, वो जमीन तो तुझे नहीं दूंगा, 2 एकड़ जमीन के बदले गाँव के सीमा से बाहर 4 एकड़ जमीन देने का ऑफर देता हूँ, मंजूर है तो पेपर ले जा। लिंगा मान जाता है। बिराजू पेपर पे सिग्नेचर करके लिंगा को दे देता है। लिंगा के जाते ही बिराजू का भाई बाली गुस्से से बोला, भाई तुमने उसे जमीन क्यों दी, उसे तो यही मार देना चाहिए था। तब बिराजू ने कहा, गाँव के लोग लिंगा को सपोर्ट करते हैं, तुमने देखा नहीं लिंगा के साथ कितने लोग आए थे, अगर हम उसे कुछ भी कहते तो गाँव के लोग हम पे हमला भी कर सकते थे। और कहता है, बाली कभी कभी दिमाग से भी खेलना चाहिए, जो जमीन मैंने उसे दी है वो शापित है, जो भी गया वहाँ से वापस नहीं आता। 2 दिन बाद लिंगा की मौत की खबर आएगी, तब तक शांत रहो। फिर गांव के एक किसान को देखते हैं जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर चुका था। तभी वही गांव का राक्षस जो बहुत खतरनाक होता है वो किसान को मार के उसका गोश्त खाने लगा। इसके बाद रात को सोते समय लिंगा को वही सपना फिर से आया। उसने देखा कि बचपन में लिंगा अपने दादा के साथ जंगल से कहीं जा रहा था। तभी दादा ने लिंगा को एक राजा की कहानी सुनाई जो बहुत गुस्से वाला किसी राज्य का राजा था। बात बात पर किसी की भी हत्या कर देता था। उस राजा की नजर कलिंग राज्य पर पड़ी तो कलिंग राज्य जब उस राजा के हाथों शिकार हुआ तो कलिंग के राजा ने कलिंग गांव का सारा खजाना इसी जंगल में कहीं छुपा दिया था। इतना कहते ही उसका दादा गायब हो गया। लिंगा दादा दादा बोलता है, तभी उसके चेहरे पर खून की बूंदें गिरी। उसने ऊपर देखा तो उसके दादा की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। ये सपना देख लिंगा घबरा के उठा। खुद से कहता है, कल मेरी शादी है, शादी के बाद मैं उस जंगल में जाऊंगा जहाँ बिराजू ने मुझे 4 एकड़ जमीन दी। इस सपने का राज पता करने के लिए सोचता है इस शापित जंगल में ही मुझे बचपन से बार बार आने वाले सपने के बारे में कुछ पता चल सकता है। लिंगा शादी करने के बाद अपने दोस्त के साथ गांव की सीमा को पार करके जंगल में चला गया। उसके दोस्त ने जमीन नापी। लिंगा से बोला, वहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक तेरी जमीन है। इतना बोल के लिंगा से कहता है, अपने घर चलते हैं। लिंगा ने मना कर दिया। उसने कहा, आज यहीं सोते हैं। सुबह को लिंगा का दोस्त जब सो के उठा तो उसने देखा लिंगा उसके पास नहीं था। लिंगा लिंगा आवाज लगाई। दोस्त की आवाज सुन के लिंगा आया। दोस्त ने कहा, मैं तो डर गया था, अकेले कहाँ चला गया था तू? लिंगा ने बोला, कुछ काम से गया था। दोस्त जंगल से अपने गांव में जाना चाहता था पर लिंगा वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्त ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे नहीं बता रहा? मेरे सोने के बाद रात होते ही तू कहाँ गायब हो जाता है? लिंगा ने बताया, 20 साल पहले वो अपने दादा के साथ इस जंगल में आया था। दादा के हाथ में एक संदूक था। उस संदूक को छुपाने के लिए दादा इस जंगल में आए थे। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में तुम्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो इस संदूक में एक बुक है, उसमें तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन उस संदूक को छुपाने से पहले ही उसके दादा को राक्षस ने मार दिया और वो संदूक जंगल में गुम हो गया। लेकिन मैं कई बार जंगल में आया था संदूक को ढूंढने, लेकिन सीमा को क्रॉस करने से डर लगता था। यहाँ पर एक बात और क्लियर होती है, गाँव की सीमा को क्रॉस करते ही मौत पॉसिबल है। पर लिंगा और लिंगा के दोस्त को जंगल में 3-4 दिन हो चुके थे, तो इन दोनों को अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? तो इस सवाल का जवाब ये है, शादी से पहले लिंगा की वाइफ जब मंदिर से लौट रही थी तो वहाँ उससे एक साध्वी बोलती है कि तुम्हारे पति पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। लिंगा की पत्नी डर गई। उसने पूछा, मुसीबत से बचने के लिए कोई उपाय बता दो। तब साध्वी ने लिंगा की पत्नी को 2 ताबीज दिए थे। लिंगा और उसके दोस्त के हाथ में वही ताबीज बंधे हुए हैं जो उनकी सुरक्षा कर रहा था, इसलिए जंगल में अभी तक दोनों को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फाइनली लिंगा को संदूक मिल गया। उसके अंदर से किताब को निकाल कर पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि कई साल पहले 18वीं सदी में रुद्रगिरी नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य
राज्य था वहाँ मच्छिराजून नाम का एक राजा था जो बड़ा बेरहम था। उसने कभी अपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, बस अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला करता रहा, अपने लोगों से किसी की भी हत्या करवा देता था। अब एक दिन उसकी नजर कलिंग राज्य पर पड़ जाती है। उसे हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी सेना भेज देता है। उसके बाद कलिंग राज्य का राजा राणा सिंह भी पीछे नहीं हटा। दोनों में जंग हो जाती है, लेकिन राणा सिंह ताकतवर था, इसलिए मच्छिराजून की मौत हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद उसका बेटा बेलू आया, जो कि अपने पापा की इच्छा को पूरा करना चाहता था, मतलब कलिंग राज्य को हथियाना चाहता था। तो उसने काले जादू का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो जाता है धारका देवी के पास, कई बार यक्षिणी की पूजा करके बेलू को असुर दक्षी प्रदान करती है। असुर दक्षी एक ऐसा खतरनाक राक्षस था जो लोगों को मार कर खा जाता था। उसे भेज दिया कलिंग राज्य में सबको खत्म करने के लिए। इसलिए कलिंग राज्य की पूरी सेना भी असुर दक्षी को खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि काला जादू करके जो बनाया गया था। इसी के साथ असुर दक्षी कलिंग राज्य का खजाना और वहाँ पे रखी भगवान की मूर्ति को उठाकर रुद्रागिरी में ले आता है। इसके बाद जिस मूर्ति को असुर दक्षी उठाकर लाया था वो मूर्ति थी भगवान पतंगिरा माता की, जिसे वहाँ के लोग बहुत मानते थे। फिर पतंगिरा माता गुस्सा हो गई और एक्टिवेट हो जाती है। पतंगिरा माता पूरे रुद्रागिरी राज्य को श्राप देती है, तुम अमावस्या की रात को मारे जाओगे, जिस वजह से रुद्रागिरी का काला जादू उल्टा पड़ जाता है। असुर दक्षी जो बेलू की बात माना करता था, अब वो बेलू की भी नहीं सुनता। वो राक्षस बेलू को और उन्हीं के लोगों को मार के खाने लगता है। इन सब से परेशान होकर बेलू की पत्नी एक साधु के पास गई, साधु को सारा माजरा बताया। तब साधु बोलता है कि तुम्हें अपने राज्य में पतंगिरा माता का मंदिर बनवाना पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी और अपने परिवार में से किसी एक का त्याग करना पड़ेगा, यानी बलि देनी होगी। तो जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था राजा, जो उसकी दादी या परदादी होगी, उनसे पूछता है कि क्या करना चाहिए, ये गाँव में मौतें जो हो रही है। तो ये 100 साल के आसपास के उम्र की औरत वही थी जो साधु के पास गई थी। राजा खजाना लेके एक घोड़े के साथ जंगल में गया था अपनी बलि देने। इसके बाद जंगल में घूमते हुए लिंगा को एक गुफा दिखती है। लिंगा गुफा के अंदर गया। उसने वहाँ जाकर देखा कि गुफा में खजाना, एक भगवान की मूर्ति, तलवार और कंकाल पड़े हुए थे। तभी वहाँ जमींदार बिराजू का भाई बाली आ जाता है। बाली कहता है, मैं देखने आया था कि तू जिंदा है या मर गया, पर तू तो जिंदा है, लेकिन अब तुझे मौत मैं दूंगा। दोनों में झगड़ा चालू हो गया। तभी गुफा में असुर दक्षी आता है। वो बाली के उसके साथ आए आदमियों को मार कर खाने लगता है। इसके बाद काले जादू से बना राक्षस लिंगा को जैसे ही खाने आया, लिंगा तलवार उठा के उस पर चला देता है। लिंगा उसी राजा का वंश था जिसने धरना के साथ मिलकर काली शक्तियों से असुर दक्षी को राक्षस बनाया था। इसलिए पतंगिरा माता ने लिंगा को शक्ति दी। ऊपर से शक्ति आई लिंगा के पास, तो असुर दक्षी को मारने में लिंगा कामयाब हुआ। इसके बाद दोनों गुफा से खजाना लेके चले जाते हैं और अब लिंगा बहुत अमीर हो चुका था। फिर अगले पार्ट के लिए व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि असुर दक्षी वापस आ गया, लेकिन इस बार उसका अंत करने के लिए पतंगिरा माता भी जाग चुकी है। जैसे स्त्री 2 में स्त्री वापस आती है सरकटे को खत्म करने, ठीक वैसे ही। तो इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म होती है। गाइस, ये भूतिया चैनल है, अगर आपको भूतिया कहानी सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। यहाँ आपको नए नए किस्से सुनने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।